नमस्कार, जागरण मंथन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ बने हुए हैं एस्ट्रो और वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर रवि राव। एक बार फिर से आपका स्वागत है डॉक्टर राव। नमस्ते, थैंक यू। डॉक्टर राव, लास्ट एपिसोड में हमने बात किया था, आपने डायरेक्शन की बात करी थी, कलर्स की बात करी थी, सीलिंग की बात करी थी, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें पता है कि आपका एक्सपर्टीज़ है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग कितना इम्पैक्ट करता है वास्तु को? कॉमन ऑफिसेज़ में बात करूँ, घर पे बात करूँ या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन की बात करूँ या फैक्ट्री की बात करूँ, फ्लोरिंग कितना इम्पैक्ट करता है? फ्लोरिंग इज़ द की फॉर योर प्रोग्रेस इन वास्तुशास्त्र। ये मेरे 30 साल के अनुभव में मैं कह सकता हूँ। बट वास्तु सिद्धांत क्या कहता है वो मैं बताता हूँ। वास्तु ये नहीं कहता कि फैंसी फ्लोरिंग लगाइए या कॉस्टली फ्लोरिंग लगाइए, ऐसा नहीं कहता है। पुराने ज़माने में कऊ ढंग से भी फ्लोर बनते थे, चूने से भी फ्लोर बनते थे, जो ठंडक पहुँचाता था लोगों को, कृमि कीटकादियों को बाहर रखने के लिए लाइमस्टोन भी यूज़ करते थे। अभी मॉडर्न एरा में देयर इज़ ए लोगों को ऐसा वहम हो गया कि मार्बल यूज़ नहीं करना चाहिए, टाइल्स ही यूज़ करना चाहिए, लकड़े यूज़ करना चाहिए, और लकड़े के चक्कर में लैमिनेट्स भी आ चुके हैं, सस्ते के सस्ते। अभी कंपोजिट मार्बल भी आ चुका है। पहले मोज़ाइक हुआ करता था, टाइल्स हुआ करते थे। सो अनेक प्रकार की मटेरियल अवेलेबल है। अगर जिसको वास्तु के प्रमाण अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं, मैं उनको ये गुज़ारिश करूँगा, एक मटेरियल का ही प्रयोग कीजिएगा एक घर में, ताकि सबसे अच्छे रिजल्ट आता है, दे सकता है। अभी क्वेश्चन है कि फिर इतना कमर्शियल स्पेस बन रहा है, इतना रेजिडेंस बन रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस में दिक्कत हो सकती स्ट्रेस है। पड़ जाएगा। जी। जैसे रेड ब्रिक के ऊपर, मिट्टी के ऊपर सेव मिट्टी का कल्चर रेड वो आ गया ना, वो अभी सीमेंट ऐश ऐश ब्रिक्स आने लगे हैं, लाइट ब्रिक्स आने लगे हैं, बिकॉज ये सब ड्यूरेबिलिटी के अलावा साथ में नेचर को भी ख्याल रखना पड़ेगा। इस माध्यम से मैं ये बोलूँगा, कमर्शियल स्पेसेस में टाइल्स या कोई अदर मटेरियल चल सकता है, क्योंकि वहाँ पे रात को कोई सोता नहीं है। द प्लेस इज वेकेंट इन द नाइट टाइम। जहाँ पे रात की सोने की मतलब घर का रेज़िडेंशियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो पार्ट, गए, घर हो गए। नेचुरल जी। स्टोन यूज़ करें। कॉस्ट डजंट मैटर, कॉस्ट का कोई मद्दा नहीं रखिए। कोटा स्टोन से लेके चीप मार्बल से लेके इटालियन मार्बल तक कभी जा सकते हैं, अलग ऐसे यूज़ करना चाहिए, वुड भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्लोरिंग अगर हार्ड होगा और स्ट्रांग होगा, वो घर ज़्यादा रिजल्ट देने की क्षमता रखती है। ये मेरी सबमिशन है। बहुत अच्छा, आपने इंटरेस्टिंग ये चीज़ बताई। एक और बात, क्योंकि हम रेज़िडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। मानिए कि वास्तु के विपरीत, जहाँ पे वॉशरूम होना चाहिए वहाँ पे मास्टर बेडरूम है, जहाँ पे किचन होना चाहिए वहाँ पे आपका वॉशरूम है। इसी तरीके से कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी इस तरीके का कुछ ऐसा बना हुआ है। तो ऐसे में ये जो यंत्र मार्केट में अवेलेबल हैं कि इस यंत्र को रखने से, कोई क्रिस्टल पिरामिड रखने से या इस तरीके का वास्तु दोष निवारण यंत्र, इस तरीके के यंत्र रखने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जहाँ पे हम ज़्यादा तोड़-फोड़ नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है चेंज करने का? यस, यंत्र का ज़िक्र किया है, मॉडर्न एरा में यंत्र का ज़िक्र किया है। मेरी अनुभव में, मेरी प्रैक्टिस में जो यंत्र लगाते हैं, वो 4-5 कैटेगरीज़ हैं। व्यापार करते हैं या कोई शाहूकार व्यापार की वृद्धि चाहते हैं, वहाँ पे कुबेर यंत्र या लक्ष्मी यंत्र करते हैं। ओवरऑल स्पेस की वेलबींग देखने के लिए वास्तु पुरुष का वास्तु यंत्र लगा सकते हैं। कई लोगों को हॉस्पिटल्स या कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में हनुमान की यंत्र लगा सकते हैं, कोई धन्वंतरि के यंत्र या दुर्गा के यंत्र लगा सकते हैं, जहाँ हेल्थ इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। जहाँ कारागार में या कोई इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, ऑफिस में दिक्पालक की यंत्र लगा सकते हैं, नवग्रह का यंत्र लगा सकते हैं, वास्तु पुरुष का, लक्ष्मी का, ऐसे अलग अलग प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल यंत्र अवेलेबल हैं। ऑल दोज यंत्रास आर मेड बाय कॉपर मेटल या सिल्वर कोटेड मेटल। ऐसे कोई प्लास्टिक पिरामिड या कोई प्लास्टिक मेटल यूज़ करने से रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि वास्तु जो है, जो पंचभूतों के अनुसार जो काम करता है,
उसका मेन एनर्जी फोर्स है वो ग्रेविटी है. ग्रेविटी इज लाइक ए करंट. इट हैज़ टू वर्क थ्रू मेटल ओनली. इसलिए उस यंत्र को माना जाता है जो इफेक्टिवली रिजल्ट देते हैं. नाइस. अच्छा, एक और चीज़ होती है तो इससे अगर जैसे कि कोई गलत डायरेक्शन में चीज़ें हैं तो उनका भी सोल्यूशन हो जाता है ये यंत्र रखने से, या प्रॉस्पेरिटी या वेलबींग के लिए ही ये यंत्र हैं? करना वही होगा जैसा आपने डायरेक्शन बोला कि डायरेक्शन फ्रेंडली, नेचर के विपरीत नहीं जाना होगा, करना वही एट द एंड ऑफ द डे होगा। लेकिन मैं ये तब पूछूं कि जब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, घर मिल गया क्योंकि बड़ा पैसा लगा करके इंस्टॉलमेंट पे घर लिया, अब नया एक चैलेंज खड़ा हो गया कि फ्लोरिंग चेंज करनी है और या सीलिंग की हाइट है, या फॉर एग्जांपल हमें ये तोड़ करके नया ही डायरेक्शन में घर बनाना पड़ेगा, तो मैं उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ। मैं आपकी प्रश्न समझ सकता हूँ और लोगों की हालत भी समझ सकता हूँ. मैं ये नहीं कहूँगा कि हर आदमी को घर तोड़ना पड़ेगा, घर चेंज करना पड़ेगा. ऐसा ही बोलूँगा कि या मिस्टेक के साथ हमेशा रहना भी नहीं पड़ेगा. सो यंत्र जो आदि चीज़ जो इंटरवीन करते हैं वास्तु में, वो आपको एक स्टार्ट देता है. आपकी संकल्प है मुझे ये घर चेंज करना है, बड़ा घर में जाना है या इस घर से निकलना है, संकल्प कर चुके हैं. ये यंत्र या आदि चीज़ रखने से आपको स्टार्ट मिलेगा. कुछ समय के बाद, कुछ परिवर्तन के बाद आपकी जो सहकार, जो एफर्ट है, वो आपको असली रूप लेगा और वहाँ से पलायन कर सकते हो और उद्धार कर सकते हो अपने आप को. उस माध्यम तक ये काम करेगा. ये पूरा मिस्टेक करके यंत्र से मैं कंप्लीटली परमानेंटली चला लूँगा, क्लेंजिंग नहीं हो सकती। नहीं हो सकती. वो मेरा अनुभव से मैं बोलूँगा वो झूठा आश्वासन नहीं है. अल्टीमेटली या तो आपको वो जगह चेंज करनी होगी या तो फिर उसमें कंस्ट्रक्शन दोबारा करवाना ही पड़ेगा। या इसके ऊपर आपकी जो पॉइंट थी, रिजल्ट की बात आती है कि रिजल्ट, हाँ, लोग ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है हमने घर कब तोड़ आएगा के नया नया चीज़ें बनवा दिया, नया डायरेक्शन में चीज़ें कर दी, लेकिन रिजल्ट कितनी देर में आएगा? अगर वास्तु बराबर हो घर, आपको 3 साल में आपको पूरा बढ़िया रिजल्ट दिखेगा आपको सामने से. परिवर्तन डिस्टिंग्विशली आपको अनुभव हो जाएगा. 3 साल बहुत लंबी बात है. अगर बैड घर में आप रहते हो या वो घर आपको जब से घर के अंदर गया हो, भले ओनरशिप है, रेंटल है, धक्का खा रहे हो, किसी ने आपको इंटरवेंशनली कुछ चेंज करवाया है, 4 महीने मिनिमम, 5-6 महीने तक आपको रिजल्ट दिखना चाहिए. दिखेगा तो ये चेंजेस उसके प्रति किए हैं और उसका अनुभव हम कर सकते हो. उसके लिए आप प्रमाणिकता से देख सकते हो. विजिबल डिस्टिंक्शन आपको मिलेगा वहाँ पे. अच्छा, एक और चीज़ होती है डॉक्टर राव कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपके घर का वास्तु खराब है तो आप पंचमुखी हनुमान जी या बजरंगबली की जो फोटो है अपने मेन गेट पे लगा दीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा, या मिरर लगा दीजिए। ये सब चीज़ें भी इम्पैक्टफुल होती हैं। मैं वास्तु के दोष के लिए इनको रखने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं कहा गया है. हनुमान जी जो है वो चिरंजीव हैं. सो जब भी आदमी घर से बाहर जाता हो, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है. सो चिरंजीवी होने के नाते उसके दर्शन करके जाएंगे तो वो आदमी सेफली वापस घर पे आएगा, वो आशीर्वचन मिलेगा. सो उसके लिए ये करते हैं. सपोज एग्जाम्पल बताता हूँ. एग्जैक्ट साउथ में यमद्वार होता है. सो लोग यमद्वार से हर दिन जाके रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. जब ऐसा सिचुएशन घर पे आता है, सो उनको मिटाने के लिए लोग वहाँ पे हनुमान जी को रखते हैं, लगा लेते हैं, क्योंकि घर का एंट्रेंस चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल नहीं है। सो करेक्ट। उस जहाँ तक, जब तक वहाँ उस घर में वो घर आपको रहने देगा, तब तक रक्षा पाने के लिए इस हनुमान जी की सहारे से वो आदमी प्रोटेक्शन ले सकता है. बट हनुमान जी को माने ना माने, वो तो प्रोटेक्ट करेगा ही. बट इन लोगों के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होगा, इसलिए वो वहाँ पे रखते हैं. ये प्रकार में बहुत पॉपुलर हुआ इस चीज़. अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर राव, क्या होता है कि आप घर तो आपको इम्पैक्ट करता है, फिर आपका होता है वर्क स्पेस, आपको इम्पैक्ट करता है कि कहाँ आप जा करके आपकी करियर की ग्रोथ है, या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे आपसे बेनिफिट या आपको कैसे नर्चर कर रहा है, आप दोनों आपस में सिम्बायोटिकली कैसे एक साथ फ्लरिश कर रहे हैं. ऐसे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई है वर्क फ्रॉम होम का पोस्ट कोविड, जिससे लोग ऑफिस जा ही नहीं रहे हैं, वर्क स्पेसेस में जा ही नहीं रहे हैं, घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. ऐसे में वास्तु का इस चीज में कितना बड़ा रोल है? ये फिनोमेना जो है पोस्ट कोविड ज़्यादा आया हुआ है. हाँ, मुझे भी इसमें कई चीज़ें सीखने को मिला है. वर्क फ्रॉम होम, जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस चलता है, मोर होम से ज़्यादा व्यापारी लोगों को ज़्यादा बिजनेस में हेल्प करने के कारण मैं अच्छे अच्छे घर बनाता था लोगों को. और व्यापारी लोग ज़्यादा खर्चा फैक्ट्री में, ऑफिसों में नहीं खर्च करते, घर पे ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि वो रहने की सुकून है, स्टेटस सिंबल है, वो जो भी है.
सो कोविड के टाइम में जब लोग घर पे रहे थे, कई लोगों की प्रॉस्पेरिटी अच्छे से हो गई बिकॉज़ दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। सो कई लोग आदत हो गई उनको, बाद में ऑफ़िस जाना बंद ही कर दिया है। बोलते हैं मुझे घर पे अच्छा लगता है, मैं घर पे ही काम करूँगा। वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न वर्ल्ड में नाउ इट इज़ इंटेंसिफाइज्ड। पीपल को घर से काम करने वालों को इंसेंटिव मिलता है, उसको ऑफ़िस ही मत आओ। ये भीड़ भीड़ चक्कर में नहीं आने के लिए वो इंसेंटिव हुआ है। बट आजकल मैं जो भी घर बना रहा हूँ, मोर देन 3 बेडरूम का घर अगर बनता है, तो देयर इज़ कॉल्ड 3 एंड हाफ बेडरूम। दैट हाफ बेडरूम इज़ नथिंग बट अ वर्क फ्रॉम होम स्पेस, स्टडी रूम जिसको स्टडी रूम। कहते हैं। जी। सो उसके लिए अलग-अलग नाम दिए जाते हैं, स्टडी रूम, लाइब्रेरी, लाउंज या ए काइंड ऑफ ऑफिस, होम ऑफिस। जो लोग वाइफ एंड हस्बैंड स्टॉक में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट देखते हैं, एक दो स्टॉक मार्केट में करते हैं, कमोडिटीज़ में करते हैं। सो इनकी उद्धार जैसे वो ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में बैठते हैं, 2 ही चीज़ देखते हैं, मेन गेट की, ये घर की मेन गेट के नज़दीक होती है, बेडरूम के बाजू में नहीं होता ये। पहले कल्चर क्या होता था? आदमी बेडरूम में ही बेड से ही करते थे, हर काम वहीं पे करता था। उसके बाद आईटी जब बूम हुआ था, बेडरूम के अंदर एक लैपटॉप लेके बैठता था, वो एक वॉल को क्लिक करके काम करते थे। अभी नाउ वो दिन चला गया। नाउ देयर इज़ अ डेफिनिट स्पेस ऑफ ऑफिस विथिन अ होम। अभी तो और भी लेटेस्ट ये है कि अब ये लोग को लैपटॉप, पैड भी नहीं चाहिए, फ़ोन पे सब कुछ आ जाता है। सो आई डोंट नो वेदर इट्स टू कॉल होम फ्रॉम ऑफिस और ऑफिस इन बेडरूम। वी कैन कॉल इट एनीथिंग। बट होम ऑफिसेस हैव रियली टेकन द मार्केट। इसकी वजह से वास्तु में मैं एक डिस्टिंक्ट चेंज देख रहा हूँ। कमर्शियल स्पेस की डिमांड कम हो गई है। आप पिछले 5 साल में पूछिए रियल्टर को, कमर्शियल स्पेस के मार्केट बिल्कुल कम हो गया है। रिटेल स्पेस में तो वॉक इन ही कम हो गया। जब से ये जो ऑनलाइन शॉपिंग आ गया है, लोग शॉप जाना पसंद ही नहीं करते। इनफैक्ट रेट कंपेयर करके डिस्काउंट ज़्यादा मांगते हैं। राइट। और ऐसा हर कमोडिटी पे ये चीज़ देखने को मिली दिख है। रहे हैं ना। बिल्कुल। एक और इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपका जो मैंने इंट्रोडक्शन मिला एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का क्या कॉम्बिनेशन है? कैसे ये जो साठ गांठ है, या किस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन है ये काम करता है? मैं तो कहूँगा मैं मजबूरन ये दोनों सीखना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे एक बार नॉन बिलीविंग से बिलीव पे आया हूँ। लोग मानने लगे, लोग पूछने लगे, मुझे दोनों की ज़रूरत पड़ी। एस्ट्रोलॉजी है साइंस ऑफ टाइम, वास्तु है साइंस ऑफ स्पेस। आपकी ज़िंदगी इन दोनों के बीच में मंडरा रही है। सो डिसीजंस कैसे लेना है वो समय बताता है, जहाँ पर रहते हो वो जगह बताती है। फर्स्ट वाले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी, वो सब कुछ प्री डिस्टाइंड है, प्लानिटरी मोशंस। वास्तु में ऐसा नहीं है। आप आज एक एक्टिविटी में, कल हो कि आप जॉब से एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं। सो किस लाइन पे स्टार्टअप करना चाहता हूँ, उसके हिसाब से मेरा ऑफिस स्पेस को, मेरा कंपनी नेम को, चीज़ों को मैं अपने मोड़ सकता हूँ मेरी फेवर में, ताकि वो चीज़ आपको थोड़ा इनिशियल पुश और एलिवेशन करें, ताकि आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हो स्मूथली। इसमें वास्तु का ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुआ है, इसलिए मैं ज्योतिष को चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए यूज़ करता हूँ। वास्तु को टूल जैसे यूज़ करता हूँ, ताकि मैं रिजल्ट लोगों को प्रामाणिक रूप में दे सकता हूँ। दैट वे एडवांटेज है मेरे। राइट। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर राव, जो देखने को मिली है कि पुरानी ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो हम कहते हैं ब्रिटिश ईरा की जो बिल्डिंग्स हैं, उनको तो वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया गया होगा। उसमें तो वास्तु का इनकॉर्पोरेशन, आई डोंट नो इफ़ यू कैन गिव, आप अगर इसमें और इंसाइट्स दे सकें तो। मैंने जितने भी सिविलाइजेशंस हुए हैं, रोमन स्ट्रक्चर, रोमन आर्किटेक्चर, स्पेनिश आर्किटेक्चर, ब्रिटिश आर्किटेक्चर, विच हैज़ मोर, हिंदुस्तान के ऊपर ब्रिटिश आर्किटेक्चर की इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। बाकी कंट्रियों में, कुछ स्टेटों में जर्मन्स भी रूल कर चुके हैं, फ्रेंच भी रूल कर चुके हैं, पोर्चुगीज़ भी रूल कर चुका है, और रोमन्स भी रूल कर चुके थे। उनकी आर्किटेक्चर की परछाई दिखाई देती है। अगर सबसे सरल, अब हिंदुस्तान में देखेंगे तो पर्शियन भी है, लेटर ऑन उसको मुगल आर्किटेक्चर बोला गया है। साउथ में देखें तो सदर्न आर्किटेक्चर है, वो आर्किटेक्चर बहुत अद्भुत है, वो द्रविडियन आर्किटेक्चर है। ये सब की स्पेस प्लानिंग जो होता है, एक अलग कैरेक्टर है उसका। बट ये मेगा स्ट्रक्चर्स में मुझे जो अच्छा लगता है वो है, मटेरियल यूज़ किया मोस्टली स्टोन।
और उन आप कोई भी साउथ टेम्पल में जाइए, मधुरा मीनाक्षी, कंची कामाक्षी, वो रामेश्वरम टेम्पल या श्रीरंगम टेम्पल में जाइए, वो स्केल ऑफ हाइट देखिए, 1000 पिलर्स इन वन लाइन देखिए, आप वहाँ पे इतना मिसमराइज हो जाएंगे, आपको वहाँ से हटने की मन नहीं लगता है, घंटों तक बैठ सकते हो। वो उसी स्ट्रक्चर को मैं मानता हूँ कि वास्तु का भंडार है। वहाँ पे जाके दर्शन 10 मिनट कर लीजिए, 2 घंटा ऑरा अध्ययन क्रिएट जो होता कीजिएगा, है, बिल्कुल। वो चीज़ आप जो सिखाता है, मंदिर में ही ये कहानी है। अगर बालाजी मंदिर जाते हैं, ऊपर जाके आता है, वो मैग्नेट एक्सचेंज होता है एनर्जी, उससे वो प्रॉस्परस हो जाता है। अगले साल वापस जाएगा, वापस प्रॉस्परस होगा। ये एक साइकिल जो एनर्जी एक्सचेंज साइकिल जो है, भगवान के साथ जो जुड़ा हुआ है, इसी से वास्तु का प्रमाणता बढ़ता है। लोग बिलीफ बढ़ते हैं उस चीज़ का। मगर आप मेरे सवाल का जो जवाब है कि ये जो ब्रिटिश ईरा के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वास्तु के हिसाब से नहीं बने हैं। वो लोग वास्तु को फॉलो करें, मैं नहीं बोल सकता हूँ। भारत में जो भारत में जब भी कंस्ट्रक्शन होता था, वास्तु का बेसिक जो मेन कड़ी जो है, वो मेसन है। वो मेसन जब भी काम करता है, वो हर चीज़ वास्तु के हिसाब से करता है। भले वो लोग प्लानिंग उस तरफ से किए हैं, स्पेस प्लानिंग किए हैं, बट मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ दोज ब्रिटिश स्ट्रक्चर्स आर मेड एज पर वास्तु ओनली। एज पर वास्तु वास्तु ओनली। क्योंकि अच्छा मटेरियल यूज़ किया, अच्छा प्लानिंग यूज़ किया, अच्छा सीलिंग हाइट्स हैं, फ्लोरिंग भी आप फ्लोरिंग भी सेटिस्फाइड हैं जो एक ही मटेरियल यूज़ करते थे वो लोग। इसके वजह से मैं बोलूँगा कि मुझे तो अच्छा ही लगते हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स। तो इसका मतलब वास्तु परफेक्ट हैं वो स्ट्रक्चर। वास्तु को ये लोग सफाइज कर रहे हैं मैं सारे आपको एक स्ट्रक्चर्स। प्रमाणता देता हूँ, कोई भी स्ट्रक्चर अगर 30 इयर्स की साइकिल पास कर देती है, 3 जनरेशन पास हो गया, वास्तु का सिक्का लग गया उसके ऊपर। गुड हो तो गुड, बैड हो तो बैड, दोनों वहाँ दर्शाएंगे। अच्छा, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, जैसे मैं आपसे क्यों ये सवाल किया मैंने, कई बार जैसे कि मैं कोर्ट केसेस की बात करूं, क्योंकि मैंने आपसे शो के पहले भी आपसे ये डिस्कशन किया था कि कोर्ट केसेस की बात करूं, लंबे अरसे तक जो स्टक रहते हैं कोर्ट केसेस, इसमें भी क्या स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों पे कि काम नहीं हो पा रहा है? एक एग्जांपल के तौर पे मैंने कोर्ट केसेस की बात करी, ऐसी कई जगह हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कैंट के एरियाज़ हो गए, वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड जो क्वार्टर्स हैं ऑफिसर्स के लिए, हमारे आर्मी पर्सनल के लिए, इसी तरह रेलवे के जो क्वार्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस क्वार्टर्स हैं, तो ये वास्तु के अकॉर्डिंग है ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं? मुझे बोलना है, नहीं बोलना है, पता नहीं इस पॉइंट पे, बट मैं बोलूँगा क्योंकि मैं जो 30 साल में देख चुका हूँ, इन इंस्टीट्यूशंस को दशा बहुत बैड है, दुर्दशा में है। जिन लोगों को पॉलिसी बनाना है, जिन लोगों को शासन करना है एज अ पॉलिटिशियन और एज इंडिपेंडेंट बॉडी, उन लोगों को जो काम करना होता है, इफ़ यू सी उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत उथल पुथल होता है। कई लोगों की, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैंने कम से कम 20 स्टेट देख चुका हूँ। ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियंस हों, उनकी रहने की व्यवस्था जो किया गया है, सबसे एंटी वास्तु कंडीशन में रहते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग मान चुके हैं हम टेम्परेरी हैं यहाँ पे, सो टेम्परेरी वास्तु लागू नहीं होता है। और इंस्टीट्यूशन की पड़ी नहीं, बिकॉज इंस्टीट्यूशन किसी की नहीं होती है, वो सब टेम्परेरी मानते हैं। इसकी नींव कहाँ आता है कि आर्किटेक्चर में आता है। हमने इस सब्जेक्ट को कभी इंस्टीट्यूशनलाइज किया ही नहीं है, हम करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अदर फोर्सेस काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अगर इंस्टीट्यूशन किया होता, फाइनली आर्किटेक्चर डिजाइनर्स को 6 महीने का वास्तु कंपलसरी किया होता, बाय डिफॉल्ट वो डिजाइन में अपने आप आ जाता है। सो बड़े बड़े इमारतें बनते हैं, फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स बनेंगे। आज व्यू से ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन बिल्डिंग है क्या? सस्टेनेबिलिटी है क्या? वास्तु इसी के बारे में बात करता है। और आप सही प्रमाणित से, वास्तु के प्रमाण से अगर अच्छे अच्छे बिल्डिंग बनाओ, लोगों की जो मेहनत और जो सैक्रिफाइस है, वो जो पावर है, उसका पूरा लाभ मिलेगा। उस लाभ अल्टीमेटली जाएगा कि पब्लिक को। आज कई लोगों को लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन यूजलेस है, ये सिस्टम ही ऐसा है, 40 साल तक लीगल सिस्टम ठीक नहीं है, ये सरकार में कुछ हो ही नहीं सकता है। वाई आर दे सेइंग दैट? क्यों लोग को ऐसा भावना क्यों हुई? उस जगह में एनर्जी नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है, तो लोग कैसे रिजल्ट लेंगे उस चीज़ का? सो मैं बिल्डिंग और वास्तु की छोड़ता हूँ, आप सर्वे कर दीजिए, जितने भी ऊंची लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या सैक्रिफाइस गुजरता है, वो लोग कैसे
एक तरफ पावर एंजॉय करते हैं, ऑन द अदर साइड दे टेक द wrath ऑफ बैड वास्तु। सो मुझे रिक्वेस्ट भी है सरकार से और लोगों से, ये मानूंगा आप एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कीजिएगा। जब भी इमारत पब्लिक बिल्डिंग बनेगा, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, सबसे वर्स्ट इज पुलिस स्टेशन, सबसे खराब वास्तु मिलता है उस चीज़ के लिए, एंड दे वुड नेवर बी हैप्पी। थैंकलेस जॉब से वहाँ पे उसके बाद में आपके जुडिशियल सिस्टम तो है ही, और उसके बाद एनी पब्लिक ऑफिस आप ले लीजिए, वो सबकी हालत तो ऐसे ही है। सो जो जिनको अफेक्ट होते हैं उसके बाद वो दौड़ के आते हैं, वास्तु वाले को लेकर आते हैं, कुर्सी घुमाते हैं, रूम घुमाते हैं, उससे कहाँ तक पहुँचेंगे। सो इट्स हाई टाइम आपको इस बारे में एक रिफॉर्म लाना पड़ेगा। रिफॉर्म लाके अगर बच्चे 12th क्लास इंट्रोड्यूस करते हैं, इट विल बी पार्ट ऑफ द सिस्टम ओवर द कमिंग 50 years टाइम, एटलीस्ट तब तक हम लाइट देख सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं स्कूल सिलेबस में आर्किटेक्चर के साथ साथ वास्तु शास्त्र भी पढ़ाना चाहिए, भले वो यूज़ करे ना यूज़ करे। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो नॉलेज सरलता से उसको दे जाता है, वो नेचुरली वो आ जाता है। क्योंकि मैं आज मैं प्रैक्टिस में देखता हूँ, लोग आर्किटेक्चर पढ़ के आते हैं, उस वक्त बोलते हैं कि वास्तु कुछ नहीं होता है, बट जब क्लाइंट डिमांड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर, उसको करना ही पड़ता है। वो बोलेगा कंसल्टेंट को लेके, अगर पहले से उसको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाए, वो नेचुरली उसको फॉलो करेगा तो रिजल्ट अपने आप आएगा, प्रोजेक्ट सफ़र नहीं करेगा। टाइम पे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होना, बजट पे कंप्लीट होना हर आदमी के लिए लाभदायक है। सो उस मात्र पे, उस माध्यम से मैं बोलूँगा कि अगर इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं तो भविष्य में सभी को लाभ मिलेगा। वास्तु ऐसे नहीं कहता है कि रिच के लिए अलग है, पुअर के लिए अलग है, बट जब वास्तु हुआ करता था एंशिएंट टाइम, ओनली किंग्स यूज्ड टू अफोर्ड वास्तु। बाकी लोग के पास सामान्य प्रजा के लिए कुछ है ही नहीं। अभी सामान्य प्रजा, एवरी कंपनी इज ए किंगडम बाय इटसेल्फ। यू हैव 10,000 एम्प्लॉइज, यू आर अ किंग बाय इटसेल्फ। सो आपकी उन सबकी ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। सो ऑफिस भी वास्तु होना चाहिए, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी वास्तु से होना चाहिए, तब जाके सोसाइटी अच्छा रहेगा। डाइवर्स बैकग्राउंड के क्लाइंट्स होते होंगे, जो लोग आपके पास आते होंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे गाइडेंस लेने के लिए, डाइवर्स बैकग्राउंड, इसमें कल्चरल, जियोग्राफिकल, रिलीजियस बैकग्राउंड्स, उनके हिसाब से क्या आप वास्तु प्रिंसिपल्स को अडेप्ट करते हैं, या प्रिंसिपल वही रहते हैं क्लाइंट्स के हिसाब से कि किसको क्योंकि कोई डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से आ गया तो वो वास्तु, क्या वो भी उतना ही समझते हैं? सौभाग्य से मैं वास्तु का काम जब से चालू किया था 2003 ऑनवर्ड्स, मैं दुनिया में अरब कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, फार ईस्ट में, हर जगह पे काम किया है। देयर आर इस्लामिक इंडस्ट्रियलिस्ट्स हु इम्प्लीमेंट वास्तु। एवरी रिलीजन, इवन एवरी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, वो वास्तु के आजकल बिग टाउनशिप्स बनाता हूँ अब्रॉड में, द आर्किटेक्ट होते हैं, कोई स्पेनिश, कोई इटालियन, कोई साउथ अफ्रीकन होते हैं, वो वास्तु पढ़ के आते हैं बिफोर दे कम ऑन टू द बोर्ड। उनको पता है कि ये वास्तु वाले बोर्ड पे हैं, इस प्रोजेक्ट के मालिक वास्तु फॉलो करना चाहते हैं। क्योंकि रेजिडेंसेस टुडे आर वर्ल्ड में हर जगह हैबिटेबल हो गया है। अमेरिका बोलो, लंदन बोलो, वेरेवर यू सी, वो लोग देखते हैं एथनिक बैकग्राउंड किसका है, उनकी फॉलो क्या करते हैं। इफ़ यू सी फार ईस्ट, लोग बुद्धा कल्चर को फॉलो करते हैं या बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। हिंदुस्तान आते हैं तो हिंदुस्तान की एक अलग हवा है, सो वेस्ट आते हैं अलग हवा है, बट वास्तु प्रिंसिपल्स आर द सेम एंड पीपल आर फॉलोइंग इट। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे मन में आई है डॉक्टर राव कि वास्तु हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, लेकिन जब आप किसी स्पेस को एंटर करते हैं, हालांकि ये भी हमारी बातों के दौरान ये बात आई थी मगर मेरे मन में ये बात रह गई, पैरानॉर्मल चीज़ें भी, क्या आप यू कम अक्रॉस पैरानॉर्मल सिचुएशंस ऑल्सो कि अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ नहीं रहना चाहिए, या यहाँ पे वास्तु इस तरह से कर देना चाहिए, ऐसा भी आपका पैरानॉर्मल इनकाउंटर्स हुए हैं? यस, आप जो बोल रहे हो वो सिद्धांत के आगे जो प्रैक्टिस आता है, जो प्रैक्टिशनर सक्सेसफुल होता है, इसी के आधारित से होता है। अगर मैं किसी जगह पे एंटर करूं, वो अनजान आदमी मुझे ले जाएगा, घर ले जाएगा, ऑफिस ले जाएगा, फैक्ट्री ले जाएगा, नॉट नेसेसरली पूरा बैकग्राउंड मुझे पहले से बताएगा। हमको पहले 5 मिनट में उस एरिया को वो स्टडी देख करते के, हैं। फील करके, एक साइंटिफिक अप्रोच से उनको समझाना पड़ेगा। हम समझाएंगे नहीं, फर्स्ट 5 मिनट में जो बोलेंगे, इस घर में कहानी ऐसी होगी, ऐसा हो रहा है क्या, जब वो स्टोरी मैच हो जाती है, वो तुरंत
बिलीव कर, जैसे डॉक्टर का पेशेंट का रिलेशनशिप है, पेन पकड़ लिया तो अच्छा डॉक्टर है, बिकॉज नेक्स्ट सोल्यूशन देना ही बाकी है और कुछ नहीं रहा उसके अंदर। तो जैसे हम 5 मिनट में पकड़ते हैं उस चीज़ को, अगर वो स्टोरी मैच हो जाती है सिद्धांत के जो आधार पर हम बोलते हैं, तुरंत वो बोलेगा भाई आगे क्या करना है। सो उसको करके उसको आगे निकल गया तो नेक्स्ट रेफरेंस हो जाएगा और आगे गाड़ी आगे चल गई। रेफरेंस नहीं हुआ, शायद शायद सब्जेक्ट में कुछ गलत हो या सिद्धांत अप्लाई करने में कुछ गलत हो, बट मैं सरलता से ये कहता हूँ, ये जो सब्जेक्ट जो है वो सीक्रेटिव इन नेचर है, बट ये अच्छे साधक को अगर अच्छे इंटेंशन से काम करने लगेगा, मेरे जैसे आदमी को मीडियम बनाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज परिवर्तन लाना है, उस सही मौके पे मेरे जैसा आदमी कोई भी वहाँ पे आएगा, उसके द्वारा ये सब्जेक्ट आपको एडवाइस देगा, द्वारा आप रिजल्ट देखेंगे। सो वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं एक मीडियम हो जाते हैं। सो मीडियम होने के लिए उसकी दैनिक आचरण क्या है, उसकी कर्म क्या है, उसकी व्यूज़ क्या है, उसकी क्लैरिटी, सिद्धांत कैसा है, वो सब इम्पॉर्टेंट है। उसके द्वारा ये विस्तृत हुआ है विस्तार से, ऐसे मैं मानता हूँ आज की तारीख में। डॉक्टर राव आपने बहुत सिंप्लीफाइड वे में मेरे सवाल का जवाब दे दिया। और मैं एक और चीज़ आपके बारे में जानती हूँ, जो चीज़ हमारी बातें भी हुई हैं, कि यू नेवर प्रमोट एनीथिंग विच इज़ नेगेटिव, आई नो दैट। लेकिन तब भी मैं ये सवाल आपसे एक और बार पूछूंगी कि क्या पैरानॉर्मल इनकाउंटर्स किसी के घर में हुए हैं, जब आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ा हो कि आपको ये स्पेस छोड़ना पड़ेगा? यस यस यस, मेरे 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 टेस्टिमोनीज, मेरे लोग जो मुझे कहते हैं, आ, मैं जैसे जैसे मैं आपको बोला था रिसेंटली, ऐसा कुछ मेरा केसेस होते थे, पहले दिन से होते थे, साल में कम से कम 10 आते मेरे पास ऐसे। मैं जाके घर बोलता हूँ ये घर में ऐसा हुआ होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, अफ्रीका के केस एग्जाम्पल है, एक स्टडी मैंने किया है। वाइफ और हस्बैंड है, वो मुझे अफ्रीका बुलाए थे, घर गया था। मैंने बोला इंडियन ओरिजिन के? इंडियन ओरिजिन, बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। मैंने उसको बोला भाई ये घर छोड़ना पड़ेगा, ये घर में लाइफ थ्रेट है, आप छोड़ो इस घर को, अब यहाँ मत रहना। सो इतना अच्छा घर है, सोसाइटी, व्यापारी आदमी को घर छोड़ना मतलब सोसाइटी में रॉन्ग मैसेज जाएगा, सो वो नहीं करना चाहता है। वाइफ है, कोई जर्नलिस्ट है, वहाँ लिखती है न्यूज़पेपर में, शी डजंट बिलीव। उन्होंने पूछा था कि डिनर पे क्या होगा। मैं बोला मैं बताना नहीं चाहता हूँ, पर आप क्यों पूछ रहे हो। मैं बोला ये घर बैड है, आप चेंज कर दो तो अच्छा है, इसके लिए रिस्क है, इसके लिए रिस्क है, ऐसे मैंने बोला है। वो क्या होगा, मैं बोला यार लाइफ थ्रेटनिंग बोला ना, मैं और क्या बोलूँ करके मैंने बोला था। ठीक 1 हफ्ते के बाद उनकी घर में ऐसे रॉबरी हुआ, देयर आर थीव्स विथ गन पॉइंट ऑन हिज हेड वन नाइट, इज ऑलमोस्ट शॉट डेड। It was not shot, but there was a ऐसा attack on him. हाँ, सिचुएशन He ऐसी बनी। changed the house immediately in 1 week's time. Then they asked me, हमको ऐसा घर कैसे बनाना है ताकि ऐसे रिस्क हमको लाइफ में नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स इट्स ऐसा नहीं कि सेफ्टी सिक्योरिटी हर कंट्री में नहीं होते हैं, बट वास्तु वो चीज़ को दर्शाता है, पहले इंडिकेट करता है। मुझे वो पकड़ना आता था, इसलिए मैंने पकड़ के उसको समझा दिया था। मुझे वहाँ पे कोई मैजिक नहीं चलाना था, बट सरलता से उनको घर बनाना था। सो हमने वो लोकल आर्किटेक्ट अपॉइंट करके एक अच्छा सा घर बनाया। आज आई थिंक 20 साल हो गया उसके लिए। इज एब्सोल्युटली फाइन एंड ही गिव्स एग्जाम्पल, और दोनों भी मानते हैं। एंड उस वक्त में उनको ये भी आश्वासन दिया, ये लड़का ये एजुकेशन करेगा, ये लड़का ये एजुकेशन करेगा, ये बेटे ऐसे, वो सब उनको मैंने, ताकि मुझे दिखाना था कि इंडियन वास्तु का ताकत क्या है, इंडियन वास्तु ने अपने सेजेस ने अपने को कितना दिया है। मुझे कुछ नया कुछ ऐड नहीं करना है, जो समझ के हम सरलता से बांटेंगे, पूरा मानव कल्याण के लिए ही दिया गया है ये सब्जेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फॉलो करेंगे, हर आदमी हैप्पी हो सकता है। डॉक्टर राव, क्या ये वास्तु गाइडेंस एक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल है, एक्सपेंसिव है? क्या कॉमन जो लोग हैं वो करेक्ट गाइडेंस के लिए आप तक पहुंच सकते हैं? वास्तुशास्त्र एक्सपेंसेस वगैरह मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहूँगा, बट मैं एक बात बता सकता हूँ, वास्तु फॉलो करना इज़ प्राइसलेस। वो जो रिजल्ट आपको देगा उसको आप अनगिनत है वो बेनिफिट। सो उस चक्कर में कभी नहीं पड़ने का कि इतना खर्चा हो जाएगा, इतना तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, उसमें मत पड़िएगा। अगर आप विश्वास करते हो और तकलीफ झेल रहे हो, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, वास्तु को एक चांस दीजिएगा। उस चांस में आपको शायद ऐसा रिजल्ट मिलेगा, आपको वापस कोई एंटी वास्तु के ऊपर जाने की
अवसर नहीं आएगा। ये एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, फर्स्ट इंस्टेंस में आप वास्तु फॉलो करो, नया घर लेते हो तो। दूसरा, आपने बोला कि एक्सपेंसिव की बात किया था। मैंने एक किताब लिखा है, मैं चाहता हूँ लोग वो किताब पढ़ के वास्तुशास्त्र फॉर एवरीवन, ऐसा किताब लिखा है। एग्जिस्टिंग घर को आप चेक कीजिए कितना सही है, कितना गलत है। नया घर बनाना चाहते हैं तो इसकी प्रिंसिपल्स में नया घर लीजिए या बनाइएगा। 5 साल में अगर रिजल्ट नहीं आया, मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं 5 साल तक हूँगा, मैं उनकी समाधान दूंगा। वो जो अवसर नहीं आएगा, ये मेरे विश्वास है। मैं यहाँ पे मेरे किताब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मेरे 30 ईयर्स का जर्नी जो है, वास्तुशास्त्र को कैसे समझना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या लाभ मिल सकता है, क्या क्या देखना चाहिए, ये जर्नी जो है मैं हाथ पकड़ के उस किताब में जर्नी करवाए लोगों को। मुझे लगता है कि ये बुक इसी के लिए पॉपुलर होगा क्योंकि मैंने इसको कोई हंगामा करने के लिए नहीं क्रिएट किया है। मैंने यही सोचा कि अगर लोगों को मैं नहीं मिल पाऊंगा, ये किताब उतना ही सर्विस करना चाहिए जैसा मैं उन लोगों को मिलता था। वो माध्यम से मैंने किया है। शायद अभी तक रिस्पॉन्स अच्छा है, अभी 3 ही महीने हुआ है। लगता है कि दुनिया भर ये बुक जाएगा और मैं चाहता हूँ कि लोग बेनिफिट लें और मुझे लिखें। बिल्कुल, मैंने खुद इंटरव्यू से पहले कुछ चैप्टर्स उस किताब के पढ़े हैं, तो जिसको पढ़ने के बाद मेरे मन में बहुत सारे सवाल आए कि मैं आपसे ये सवाल करूँगी और इस तरीके से मैं क्लैरिटी और मुझे मिलेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी जो गवर्नमेंट बनवाती है कि पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, उठाने के लिए गरीबों को, तो उसमें कितना बड़ा रोल वास्तु का हो सकता है कि वाक़ई में पॉवर्टी एलिविएशन हो उन लोगों का और वास्तु ऐसे फ़ेवर करे उनको कि उनका कंडीशन बेहतर हो? हिंदुस्तान में एक प्रति है, आदमी को जब तक सेटल्ड माना नहीं जाता है, जब तक उसकी शादी ना हो, एक खुद के घर ना हो। सो घर और शादी आदमी की सक्सेस को मेजर करता है। ठीक है, हमारा प्रधानमंत्री जी जो है, वो हर आदमी को घर देने की संकल्प किया है। वो इलेक्शन के मैं बाद में मानता हूँ, बट ये बहुत अच्छा विषय है और हर आदमी को घर होना जरूरी है। खास करके लो इनकम वाले होते हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने संकल्प किया है। ये बहुत ही ऊंची तरह की विचार है। इससे लोक कल्याण सिद्ध होगा। ये बनाने वाले, इसको कॉस्ट में बनाने वाले, अलग अलग मटेरियल से सस्टेनेबिलिटी लाने वाले, लंबा कैसे चले और उसको कॉस्ट इफेक्टिव, पावर फ्री और सोलर पावर, देयर आर सो मेनी, उसमें बहुत सारे एंगल्स हैं उसके अंदर। कभी होगा 1 बेडरूम आधा बेडरूम वाला हाउस बन सकता है, कभी होगा 2 बेडरूम बन हो सकते हैं, सब लो इनकम ग्रुप में आते हैं। अगर वो वास्तु प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, ले जैसे बेसिक्स हैं, 0 डिग्री में बिल्डिंग होना चाहिए, एंगुलर में नहीं होना चाहिए, फर्स्ट रूल। सेकंड, भले वो कहाँ सोता है, बेडरूम होना जरूरी नहीं है, साउथ वेस्ट में सो गया तो नींद अच्छा आ जाएगा। अगर अग्निकोण में ईस्ट में अगर स्टोव डाल दो तो खाना अच्छा बन जाएगा। अगर घर में अगर खाना सही मिल रहा है, सही सो रहा है, उसका कल्याण हो जाएगा। उसका कल्याण से सोसाइटी का कल्याण हो जाएगा। सो उतना अगर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद नहीं बना रहा है, ना सरकार बना रहा है, इसके लिए कोई संस्था होगा, कोई आर्किटेक्चरल डिजाइन टीम होगा, जो लोग बिड करेंगे और compete करेंगे, हम 5 लाख घर देंगे इतने समय में, इतनी कॉस्ट में। अगर वो लोग बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, उससे सुधर सकता है सोसाइटी। डॉक्टर राव, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इस साल के लिए बोला गया है कि ये शनि का साल है, तो शनि की पूजा करनी है या शनि से बच करके रहना है, या अपनी अलग-अलग थ्योरीज़ हैं। तो इस थ्योरी को अगर मैं डिकोड करूँ, तो एक है शनि की साढ़े साती, जिससे लोग बहुत डरते हैं कि किस तरह से इस साल को हमको अप्रोच करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि खासकर लोगों के लिए नहीं बल्कि एक वर्ल्ड लेवल पे बोला गया है तबाही हो सकती है, ऐसा वैसा। तो खैर, आप क्या बताएंगे? मेरे विचार इसमें बहुत क्लियर है। सैटर्न मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लैनेट है। लोग साढ़े साती के नाम पे और सैटर्न की दुष्प्रचार करके भय फैला के दुकान बना रखा है। सो कमर्शलाइज करने के लिए लोग सैटर्न और राहु को बहुत बदनाम करके रखे हैं।
मेरे रिसर्च में सैटर्न जितना प्रॉमिसिंग प्लैनेट है ही नहीं। और आगे करके बताऊं, अपना 15 प्रधानमंत्री से, हिंदुस्तान की बात करूं तो 8 प्रधानमंत्री 7.5 में ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जब उनकी 7.5 चल रही चल थी, रही है, शनि की जब दशा चल इंक्लूडिंग रही थी। नरेंद्र भाई मोदी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी 7.5 में ही हुआ था, सैटर्न की दशा में ही उसका एलिवेशन हुआ था पॉलिटिकली। सो सैटर्न इज टफ प्लैनेट बट नॉट बैड प्लैनेट। बीइंग टफ इज डिफरेंट। जैसे एक प्रिंसिपल का एक नियम होता है, कॉलेज को एक शासन चाहिए, शासन को एक डिसिप्लिन चाहिए, एक हार्डनेस चाहिए। वो जैसा फादर होता है, जैसा पालक होता है, जब जब तक वो अंदर वो नहीं आएगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। वो डिसीजन हार्ड दिखेगा बट जन कल्याण के लिए हो सकता है। इसलिए शायद मैं सैटर्न से इतना भयभीत नहीं, मैं सैटर्न के बैड प्रोपागेंडा कभी नहीं करता हूँ। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सैटर्न ही भगवान है। सो मैं ये मानता हूँ और लोगों को पढ़ाता भी हूँ। सो कोई मुझे प्रूव करे सैटर्न बैड है इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। सैटर्न के बिना कोई आदमी इतना ऊपर पहुंच ही नहीं सकता है। सो भाई निकाल दीजिए, सैटर्न बेस्ट है। बट ये कष्टकाल में उसको आपको थोड़ा संतुलन रहना पड़ेगा। वो पार करेंगे तो आगे सक्सेस है उस चीज। कहते भी हैं कि अगर आपका शनि की दशा जब खत्म होती है तो शनि एक ऐसा प्लैनेट है या एक ऐसा ग्रह है जो बहुत सारे गिफ्ट्स देता है जो आपके अनएक्सपेक्टेड होते हैं, और आई थिंक आप उसी के बारे उसी में पॉइंट में बात कर बोलता रहे हूँ। हैं। जैसे मैंने शासक पावरफुल बोला था, अगर कोई आदमी गलत करता हो, यू शुड नॉट एस्केप स्कॉट फ्री। उसको पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। वो कहीं पे भी छुपे और कहीं पे भी भागे, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, सैटर्न उससे डरता नहीं है, उसको नील डाउन करवा देता है उसको। इसलिए लोग डरते हैं उससे। सो उसका अदर स्टोरी ऑफ द स्टोरी इज बैड प्लैनेट्स, बैड लोगों के लिए सैटर्न एक बड़ा रूलर है। सरलता से अगर सरेंडर करने वाले के लिए तो वो आराम से हाथ पकड़ के ले जाएगा। सो मैं कम लोगों को देखा हूँ सैटर्न के डिवास्टेट हुए लोगों को अपनी प्रैक्टिस में, बट सैटर्न का उद्धार ही ज़्यादा मैंने देखा है एज एन एस्ट्रोलॉजर जर्नी में। बेसिकली कि आपको अपने कार्मिक अकाउंट सेटल रखने होंगे, डू गुड कर्मास, एंड देन यू विल बी इन द गुड बुक्स ऑफ प्लैनेट सैटर्न। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगी कि जो स्टोन्स होते हैं, क्योंकि मैंने सैटर्न की बात की तब मेरे दिमाग में आया कि आप नीलम पहनते हैं, ब्लू सफ़ायर हो गया, येलो सफ़ायर हो गया, आपका एमराल्ड हो गया, मोती पहनते हैं, पर्ल पहनते हैं, डायमंड्स पहनते हैं। इनका इम्पैक्ट भी होता है यस, आपकी राशियों के अकॉर्डिंग? हर प्लैनेट का एक स्टोन है, हर प्लैनेट का दो दो कलर्स हैं, हर प्लैनेट का मंत्र है, साउंड है। इसमें कोई भी चीज़ मीडियम यूज़ कर सकते हैं टू उसका रिजल्ट लाने के लिए। इसलिए ये स्टोन्स पॉपुलर थे, क्योंकि स्टोन थ्रू लाइट नर्व सिस्टम को टच करके बॉडी को अफेक्ट करके स्लो चेंज लाता है, परिवर्तन लाता है आदमी को। इसलिए स्टोन्स ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। अगर स्टोन सही कैरेट यूज़ में और सही क्वालिटी में रिंग बना के पहनते हैं, उसकी असर से आदमी में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। उस परिवर्तन से वो आदमी की ज़िंदगी सुधर सकता है। फॉर इंस्टेंस टेम्परमेंटल, मूड स्विंग्स, खर्चा, फाइनेंस, लेना देने का, फॉरगेटफुलनेस, इमोशंस, ये सभी चीज़ें थ्रू स्टोन और टू सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आदमी के अंदर थोड़ा बैलेंस ला सकते हैं। ये बहुत पहले से आ रहा है, ये कोई नई नहीं है, बट दी स्टोन्स आर इफेक्टिव। डॉक्टर राव, शो रैप अप करने से पहले, क्योंकि आपसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे ऐसे बात हुई है कि वास्तु भी हमने डिस्कस किया, हमने स्टार्स भी डिस्कस किया, हमने एस्ट्रोलॉजी भी डिस्कस की, हमने एज अ कंट्री वास्तु को डिस्कस किया। तो मेरा सवाल लास्ट यही है कि जब आप हमारे देश को देखते हैं तो जियोग्राफिकली जो ज्योमेट्री बनती है हमारे देश की, इंडिया की, भारत की, वास्तु के हिसाब से हमारे देश को आप कैसा देखते हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं? यस, मैं सौभाग्य से 203 घंटे का किताब लिखा है मैंने, पूरा हॉरोस्कोप्स लिखा है पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी के नाम से। बट वास्तु के माध्यम से आपको समाधान देता हूँ। हिंदुस्तान में ऐसे लोग अफवाह फैले थे कि नॉर्थ में हिमालय से इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से देश की आर्थिक व्यवस्था बराबर नहीं होगा, ऐसे कई लोग नैरेटिव चलाए थे कई साल तक। मैं पहले से ही 20 साल पहले से मैंने नैरेटिव लोगों को एक्सप्लेन करते आया
ये गलत है, ऐसा नहीं है। बिकॉज तीनों हिंदुस्तान पेनिनसुला जो है उसके तीनों बाजू हमको वाटर है, समुंदर है। सो समुंदर इज इक्वल टू लाइक ए रोड, इट इज एन एक्सेस पॉइंट। सो वो गलत नहीं है, वो सही है। सो नॉर्थ में जो हिमालयास हैं, यस हाइट है, बट हिमालयास सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स है, सो मोस्ट पोरस और मोस्ट सॉफ्टेस्ट कंपेयर टू सदर्न हिल्स विच आर विंध्यास। एंड इफ यू गो टू फर्दर साउथ, जो पहाड़ हैं दे आर द हार्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं। वेस्टर्न घाट्स बोलिए, आरावलीस ऑफ राजस्थान बोलिए, दे आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स एवर। दूसरा प्रमाण ये है, हमारा 18 रिवर्स में 15 रिवर बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, 2 तापती एंड नर्मदा ओनली अरेबियन समुद्र में जाते हैं। इसका मतलब स्लोप है ईस्ट की तरफ है, और माउंटेन्स, हार्डेस्ट माउंटेन्स आर इन वेस्टर्न साइड एंड सदर्न साइड। इसके वजह से हिंदुस्तान की वास्तु सबसे परफेक्ट है। अभी साबित भी हो गया इतने साल के बाद, डिजिटल इंडिया के साथ वी आर इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रांग, और भी ताकत क्षमता रखते हैं कि बहुत स्ट्रांग होने की। सो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली और वास्तु वाइज अगले 20-25 साल तक हमको आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट एक और सवाल आपसे पूछूंगी कि जिसको वास्तुशास्त्र आपके इस एपिसोड को सुनने के बाद सीखना हो, सही तरीका, सही पाथ क्या है? कोई भी इंस्टीट्यूट में जहाँ कोर्स अवेलेबल हो, हिंदुस्तान में आजकल कम से कम कलकत्ता साउथ में, नॉर्थ में, वेस्ट में कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ प्राइवेट संस्थाएं संडे सैटरडे संडे क्लासेस चलाते हैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का। वो 6 महीने से लेके 1 साल तक कोर्स कर सकते हैं। 2 या 3 किताब पढ़ें, मॉडर्न हिंदी इंग्लिश में बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल है। मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ मेरी किताब पढ़ें, 4-5 किताब पढ़ें। किताब पढ़ने के बाद तुरंत सड़कों में उतरें और वेरीफाई करना चालू करें। जो सिद्धांत किताब में सीखे हैं वो वेरीफाई कर। मैं अभी जो आ रहा हूँ, चेन्नई से आ रहा हूँ, आज सुबह वॉकिंग पे गया चेन्नई पे। जो मैंने एक घर 2 घर मेरे नज़र गए, 2 घर में गए थी। मैंने मेरे दोस्त को पूछा था, ये घर में ऐसा हुआ होगा, आपको आइडिया है क्या? वो तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मेरा रेडार चालू हो जाता है। सो मैं सिर्फ सिद्धांत को वेरीफाई करने ही रखता हूँ। मैं कोई वहाँ पे किसी को कंसल्ट पूछता नहीं, भाई तुमको चाहिए नहीं, ऐसा नहीं पूछता हूँ। जब जहाँ चाहिए वहाँ चाहिए होगा, जिसको मिलेगा, जिसकी किस्मत बदलने वाले कोई ना कोई वहाँ पहुँच जाएगा। रवि राव नहीं तो कोई और पहुँच जाएगा वहाँ। बट सिद्धांत ऐसे नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया में काम नहीं करेगा, इंडिया में काम करेगा, अमेरिका में काम नहीं करेगा। पूरा धरती में जहाँ जहाँ ग्रेविटी है, वास्तु की प्रिंसिपल वहाँ पे बरकरार है। डॉक्टर राव, बहुत अच्छा लगा। एक अनएंडिंग सब्जेक्ट है, इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं। मैं व्यूअर्स को बता दूं, 47 ऐसी और प्रतिस्पर्धाएं हैं, ऐसी और एक एक्सीलेंस है सब्जेक्ट्स का जो कि डॉक्टर राव के पास है, जिसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे जो सब्जेक्ट लगा था वो था शैडो रीडिंग। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि इनको बहुत दूर से बुलाया है, तो रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे प्रॉमिस लेंगे कि फिर हमारे व्यूअर्स और हमारी रिक्वेस्ट पे आप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़िए, और जो बाकी के जो आपका स्किल सेट है उससे अगर हमारे व्यूअर्स को और दिशा, बेहतर रोड, उनको आगे का रोड मैप दिखे, तो मुझे लगता है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। मैं कार्यक्रम एंड करने से एक सेंटेंस बोलूँगा, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ये जितने भी मैंने सब्जेक्ट सीखे मजबूरी से सीखा है, क्योंकि एक बार कंसल्टिंग रूम में बैठने के बाद मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ आपका हॉरोस्कोप नहीं है, आपका बैड प्लैनेट्स है, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। लोग उम्मीद लेके आते हैं, मार्गदर्शन के लिए आते हैं। माई जॉब इज़ टू शो द डायरेक्शन, नॉट गिविंग सोल्यूशन सक्सेस। मैं मार्गदर्शन करता हूँ। सो मैं मीडियम बन गया। उस चक्कर में मैंने हर पॉसिबल सब्जेक्ट सीख चुका हूँ। जैसे आप शैडो रीडिंग बोल रहे हैं, मैं उसमें बोलता हूँ ग्राफोलॉजी, सिग्नेचर में। आजकल 10th 12th क्लास स्टूडेंट्स में आज मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में सवाल करता हूँ, इधर भी मैं पूछ सकता हूँ लोगों को, जो पढ़ते हैं वो कोई काम नहीं करता है, करता कुछ और है। ऐसा सिस्टम क्यों डेवलप किया हमने? इंस्टीट्यूशन की डिज़ाइन की फॉल्ट है, या पेरेंट्स या स्टूडेंट सब्जेक्ट चूज करते वक्त गलत किया है? क्यों जिसके लिए 25 साल अभ्यास करता है वो उसमें वो रुपया नहीं कमाता है, उसका कमाता नहीं है? इसका मतलब देयर इज मिसमैच। पहले से हम देख नहीं पा रहे हैं उस आदमी की रुचि किस सब्जेक्ट में है, वो किस में निष्णात बन सकता है। हम उसको फोर्सफुली कुछ डायरेक्शन में भेजते हैं,
बाद में पता चलता है कि वो वहाँ निकम्मा है, उसको पसंद नहीं है, वो दूसरे में जाता है। वो मिसमैच सिस्टम को मैं अपने माध्यम में द्वारा मैं बोलता हूँ सिग्नेचर एनालिसिस, जो सिग्नेचर फर्स्ट टाइम करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ ये सिग्नेचर तुम ये बनेगा, तुम ये बनेगा, तुम लॉयर बनेगा, तुम पत्रकार बनेगा, तुम आर्मी में जाएगा, तुम पुलिस में जाएगा, वो सब अपने हैंड राइटिंग से, बिकॉज जो प्लैनेट है हर चीज़ तुम्हारे आपके अंदर एक डिकोड हुआ है, मैं उसको अनरिवील करता हूँ, अनफोल्ड करता हूँ और उसको परिचय करता हूँ, भाई तुम्हारा ये बेस्ट है। मैं बताऊँ नहीं बताऊँ, इवेंचुअल लाइफ में वही आके 10 साल के बाद 10 रात बोलते यार राव साहब मैं इधर ही बैठा हूँ आज। सो मुझे वो सबसे सेटिस्फैक्शन लगता है। इनफैक्ट ये जो सिग्नेचर रीडिंग वाली बात है, ये मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और ऐसा मैंने खुद भी सिग्नेचर करके आपको डेमो भी दिया और काफ़ी चीज़ें आपसे समझी भी, काफ़ी एक्यूरेट रही हैं डॉक्टर राव। बट थैंक यू सो मच। एक प्रॉमिस के साथ मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम फिर से हम एक नया सब्जेक्ट लेकर के आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल। इसी के साथ जागरण मंथन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।